नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह क्षितिज भाग 1 से लिया गया है। बच्चों, आज पढ़ाए जाने वाले पाठ का शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। विद्यार्थियों, पाठ को पढ़ने से पूर्व आइए पाठ के लेखक श्री श्यामाचरण दुबे के विषय में चर्चा कर ली जाए। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की उपाधि अर्जित की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। अपने जीवन काल में दुबे जी ने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं, जिनमें मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति इनकी हिंदी में लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने लेखन के साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य भी किया और अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों को भी सुशोभित किया। जीवन, समाज और संस्कृति के गंभीर और ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित जानकारियों से संबंधित बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया गया है। श्री दुबे ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह अत्यंत ही सहज और सरल है, लेकिन इस भाषा के माध्यम से दुबे जी ने अपने जटिल विचारों के तार्किक विश्लेषण को भी प्रस्तुत किया है। बच्चों, अभी मैंने आपको लेखक के साहित्यिक जीवन से परिचित कराया। अब मैं आपको पाठ में वर्णित विषय वस्तु को संक्षेप में बताने जा रही हूँ। श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखित उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक लेख में बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज का वास्तविक चित्रण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लेखक का मानना है कि मनुष्य विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे बिना सोचे समझे भाग रहा है। इस भागदौड़ में मनुष्य की दृष्टि वस्तुओं की गुणवत्ता पर नहीं है, बल्कि वह वस्तुओं का अधिक से अधिक संग्रह करने में लगा हुआ है। समाज के संपन्न और अभिजात वर्गों द्वारा एक विशिष्ट जीवन शैली अपनाई जाती है और यह जीवन शैली प्रदर्शन से परिपूर्ण होती है। इस प्रदर्शन से परिपूर्ण जीवन शैली को अपनाने के लिए सामान्य जन भी लालायित और प्रयासरत दिखाई देता है। समाज में फैली हुई इस सभ्यता को लेकर लेखक के मन में चिंता उत्पन्न होती है। जिस संस्कृति को, जिस सभ्यता को समाज में जन्म दिया है, उसका आधार उपभोक्तावाद है। लेखक इस विषय पर चिंतित होकर यह विचार भी स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे यह प्रदर्शनपूर्ण अर्थात दिखावे की संस्कृति समाज में बढ़ेगी और अधिक फैलेगी, यह समाज के लिए हानिकारक और घातक सिद्ध होगी। साथ ही समाज में सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ जाएगी। बच्चों,
अब आइए हम पाठ से संबंधित विस्तृत चर्चा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, मनुष्य की प्रारंभिक अगर सभ्यता से हम चर्चा करें तो वो मनुष्य ने निरंतर विकास के सोपानों को पार किया है। वह लगातार विकास करता जा रहा है और नए आयामों को छूता जा रहा है। विकास की सीढ़ियाँ चढ़ने के साथ ही उसकी जीवन शैली में भी निरंतर परिवर्तन आता जा रहा है। इस पाठ में भी लेखक ने समाज में विकसित तो मानव की जिस जीवन शैली का उल्लेख किया है उस जीवन शैली का नाम है उपभोक्तावादी जीवन शैली। बच्चों, उपभोक्तावाद की जीवन शैली को समझने से पूर्व हमें सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि उपभोक्ता किसे कहा जाता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं का क्रय करता है, अर्थात खरीदता है, उनका उपयोग करता है और उपभोग करता है और उपभोग के पश्चात उसे सुख की अनुभूति होती है। एक उदाहरण द्वारा हम यह और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तव में उपभोक्ता हम किसे कहेंगे। एक थोक विक्रेता की दुकान से एक दूसरा विक्रेता कुछ सामान खरीदता है, लेकिन वह उन वस्तुओं को अन्य व्यक्तियों को क्रय करने के लिए खरीदता है। क्या वह भी उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित होगा? बच्चों, यह व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ता की प्रथम शर्त यह है कि जो व्यक्ति वस्तु का प्रयोग करता है वह ही उस वस्तु का उपभोक्ता कहलाता है। समाज में इस उपभोक्तावाद के कारण धीरे धीरे वस्तुओं का वर्चस्व बाज़ार में बढ़ता है। लोग नई नई वस्तुओं को खरीदते हैं, उनका उपयोग करते हैं और इन सब के पश्चात एक नवीन अर्थात नया जीवन का दर्शन प्रचलित होता है और वही दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन कहा जाता है। इस उपभोक्तावाद की विशिष्टता यह है कि इसमें वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया जाता है और साथ ही यह भी बताया जाता है कि यह उत्पादन मनुष्यों के लिए है, अर्थात आपके लिए है और मनुष्यों के उपयोग करने के लिए है, उनके सुख साधन के लिए है, उनको और अधिक आराम देने के लिए है। इस दर्शन के द्वारा आज अर्थात वर्तमान समय में मनुष्य के सुख की व्याख्या बदल गई है। अब सुख के आधार को उपभोग भोग ही माना गया है। एक बहुत ही छोटा सा बदलाव इस नवीन परिस्थिति में आया है, वह यह है कि उत्पाद तो मनुष्य के लिए है, अर्थात उत्पाद तो हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, लेकिन उन उत्पादों के प्रस्तुत होने पर मनुष्य अर्थात हम यह भूल जाते हैं कि इन सभी उत्पादों के चक्कर में फंसकर हमारा चरित्र भी बदल गया है, हमारी सोच बदल गई है, हमारा व्यवहार
बदल गया है और हम अब जो उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं उन उत्पादों के प्रति हम पूर्णतया समर्पित होते जाते हैं। पहले की स्थिति अन्य थी कि कुछ उत्पाद होते थे लेकिन मनुष्य उनकी गिरफ्त में नहीं रहता था, वह उनकी गिरफ्त से मुक्त रहता था, अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करता था और उनका उपभोग करता था। लेकिन आज इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण मनुष्य वस्तुओं के पीछे पीछे भाग रहा है, उनके प्रति पूरी तरह उसके मन में समर्पण का भाव है। वह उन्हें और अधिक आज हमें एक चाहिए, कल हमें दो चाहिए, यह भावना मनुष्य के मन में विकसित होती जा रही है और उसे कहीं पर भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। वह नित्य नई वस्तुओं को खरीदने और उनका संग्रह करने का इच्छुक हो गया है। बच्चों, लेखक ने इस संस्कृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कि कैसे मनुष्य बाज़ार की गिरफ्त में आता है, कैसे वह अपने धन का अपव्यय करता है और किस तरह वो चमक धमक के पीछे दौड़ता है, इस विचारधारा को स्पष्ट करने के लेखक ने कुछ उदाहरणों का भी उल्लेख किया है। जैसे उन्होंने कुछ टूथपेस्ट का उदाहरण दिया है कि विज्ञापन में दिखाए जाने वाले बहुत से टूथपेस्ट दिखाए जाते हैं, कोई दुर्गंध को दूर करने वाला होता है, कोई दांतों को चमकीला बनाने वाला होता है। तो किस तरह बाजार में उत्पादों को मांग बढ़ाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है और विज्ञापन के द्वारा लोगों को भ्रमित जानकारियां देकर के लोगों को अपने आगोश में, अपनी गिरफ्त में लिया जाता है। आज अगर हम बाज़ार में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे बाज़ार में विलासिता की असंख्य सामग्रियां उपलब्ध होती हैं और विज्ञापन इस दिशा में लोगों को लुभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। छोटी से छोटी वस्तु को भी इतने विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि जो वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति है वह उसकी वास्तविकता से दूर उसके आकर्षण के जाल में फंस जाता है। आइए उदाहरण लिया जाए तो हम अपने दैनिक जीवन में जब सुबह की शुरुआत करते हैं तो सुबह की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें टूथपेस्ट चाहिए। अब टूथपेस्ट का जब विज्ञापन टीवी या अन्य संचार माध्यमों में प्रसारित किया जाता है तो कोई यह बता रहा है कि ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, मुंह में आने वाले दुर्गंध को दूर भगाता है, मसूड़ों को मजबूत करता है और पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं वह किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला बना दिया जाता है। कोई टूथपेस्ट यह दावा करता है कि यह तो नीम के गुणों से भरपूर है, कोई अन्य के विषय में यह प्रसार किया जाता है कि यह बबूल के गुणों से भरपूर है, किसी अन्य में यह ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकार किया गया है और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। तो जो चाहे उसे ले लीजिए। यदि उसके बाद टूथपेस्ट के साथ साथ ब्रश का भी प्रचार किया जाता है कि यदि पेस्ट अच्छा है
तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, जिससे वो दांतों के अंदर पहुंचकर पूरी तरह से दांतों की सफाई करने में सक्षम हो। और तो और मुंह को दुर्गंध से बचाने के लिए माउथ वॉश का भी प्रचार प्रसार किया जाता है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था विज्ञापन का। इस विज्ञापनों की सूची निरंतर लंबी चौड़ी होती जाती है, और क्योंकि आज मनुष्य की एक मानसिकता हो गई है, उसकी मानसिकता में एक बदलाव आ गया है कि वह उन वस्तुओं को खरीदना चाहता है जो बहुविज्ञापित होती हैं और जो ब्रांडेड होती हैं। इसी दशा में सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो बाजार में लोगों के मन मस्तिष्क को चकाचौंध कर देने वाली है। बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बाजार में किस तरह विज्ञापनों के प्रसारण से टूथ ब्रशों की ओर ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है, जबकि उनकी वास्तविकता के विषय में न बताकर बहुत सी भ्रामक बातों का प्रचार किया जाता है। लेकिन लोग उन भ्रामक बातों का प्रचार और प्रसार देखकर उनकी तरफ भागते चले जाते हैं। ये कोई एक वस्तु का उदाहरण ही नहीं है, बाजार तो असंख्य वस्तुओं से भरी पड़ी हुई है और अनेकों वस्तुओं का लुभावना प्रचार प्रसार होता है। इसी श्रेणी में सबसे अधिक जो मांग होती है वो है सौंदर्य प्रसाधन। इस समाज का अधिकांश वर्ग सौंदर्य प्रसाधनों की ओर आकर्षित होते हैं और उनका उपभोग भी करता है, वह उन्हें खरीदता है। नए नए उत्पाद उसके ऊपर उसे जाते हैं। जैसे साबुन का ही उदाहरण ले लिया जाए, किसी के प्रचार प्रसार में बताया जाता है यह हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़ खुशबू है, किसी में चंदन की खुशबू है, तो कोई हल्दी से बना हुआ है, कोई नीम के गुणों से भरा हुआ है, कोई साबुन दिन भर शरीर को तरोताज़ा रखता है, तो दूसरा है उसके और अधिक लोगों को लुभाने के लिए जो सिने स्टार हैं उनको इस क्षेत्र में उनके माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जाता है, उनको प्रसारण के समय दिखाया जाता है इन वस्तुओं का उपभोग करते हुए, कि जिससे जनता इन वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो और उनका अधिक से अधिक क्रय करे। साथ ही इन सब विज्ञापनों से होता क्या है कि सच्चाई का अर्थ अगर हम समझना चाहें तो उससे कोसों दूर चले जाते हैं। प्रसारण में दिखा दिया जाता है कि यह साबुन है, शरीर को पवित्र रखना चाहता है। लोगों को ये बताया जाता है अगर आप अपने शरीर को पूरे दिन तरोताज़ा रखना चाहते हैं, जर्मों से बचाना चाहते हैं, कीटाणुओं से सुरक्षित रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो अमुक साबुन का प्रयोग करिए। चमड़ी को अर्थात त्वचा को अगर बहुत ही मुलायम रखना चाहते हैं तो फिर इस साबुन का प्रयोग करिए। ये उत्पाद महंगे भी होते हैं और साथ ही क्या होता है कि सौंदर्य में निखार ला देंगे, ये ऐसा विज्ञापनों के द्वारा दावा किया जाता है। जो हमारे समाज के संभ्रांत लोग हैं अर्थात संपन्न वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के घरों में रहने वाली महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जो इन सौंदर्य प्रसाधनों का सौंदर्य से वाली सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए वो अच्छा खासा पैसा व्यय करते हैं।
उनके ड्रेसिंग टेबल पर तो 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री पाई जा सकती है, लेकिन यह उनके लिए सामान्य बात है। वो विदेशों से आने वाली चीज़ों का भी अधिक से अधिक प्रयोग करने में अपना बड़प्पन समझते हैं, जैसे पेरिस से परफ्यूम मंगाना, और इतना ही अगर खर्च हो जाए तो ये उनके लिए तो मामूली बात है और साथ ही प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। और इन सभी महंगी वस्तुओं से वो अपने को समाज में विशिष्ट बनाते हैं। उनको लगता है कि इससे लोग उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं और उन्हें वो विशिष्ट दर्जा प्रदान करते हैं। महिलाओं को ही इस क्षेत्र में महारत हासिल नहीं है, इस क्षेत्र में पुरुष भी महिलाओं से पीछे नहीं हैं। पुरुष भी जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, जैसे चाहे वो साबुन हो या तेल हो, उनको बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में इन सब का उपयोग करते हैं। तो इससे लेखक यह बताना चाह रहा है कि सौंदर्य प्रसाधनों को क्रय करने की होड़ मची हुई है और कोई भी व्यक्ति अपने को किसी से कम नहीं मानना चाहता है। वह दूसरे की तुलना में अपने को और अधिक विशिष्ट प्रदर्शित करना चाह रहा है। ये तो वस्तुएं दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी, टूथपेस्ट और साबुन, परफ्यूम और ये। इनके अलावा अगर अन्य विलासितापूर्ण चीज़ों की बात की जाए तो जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, अगर जब हम इनकी दुनिया में पहुंचते हैं तब हमें एक अलग ही विचारधारा, एक अलग ही सोच लोगों की पता चलती है। आकर्षक परिधानों से लुभाने के लिए जगह जगह पर बुटीक खोल दिए गए हैं। नए नए डिज़ाइन के कपड़े बाज़ार में आते जा रहे हैं। पिछले वर्ष कुछ फैशन में था, और अगर पिछले वर्ष के फैशन में जो कपड़े प्रचलन में थे, अगर उनका कोई उपयोग करता है तो उसे ये लगता है कि ये तो उसके लिए शर्म की बात है, क्योंकि मनुष्य की एक फितरत है, एक उसकी आदत है कि वो कुछ न कुछ नया ही चाहता है। अब ये और इसके साथ ही क्या होता है कि जो बाज़ार है, बाज़ार लोगों की सोच का फ़ायदा उठाता है और साथ ही इन वस्तुओं को महंगे दामों पर भी बेचता है। इसी दिशा में अगर हम बात करें तो घड़ी, ये एक बहुत ही उपयोगी वस्तु है। पहले लोग घड़ी का प्रयोग समय देखने के लिए और बताने के लिए करते थे। उससे घड़ी से अगर केवल समय देखने का या किसी ने पूछ दिया है कि भैया क्या समय बता दीजिए, तो ये इतनी बात जानने के लिए तो 400-500 रुपये की घड़ी मिल जाती थी। लेकिन आज के समय में लोग अपनी हैसियत को बताने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बताने के लिए 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख तक की घड़ी को खरीदते हैं। ठीक यही स्थिति संगीत से जुड़े वस्तुओं से है, जैसे आपका म्यूज़िक सिस्टम हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ, स्पीकर हुआ। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति इन चीज़ों को खरीद रहा है वह संगीत का शौकीन है या उसे संगीत की पूरी जानकारी है।
इसका कोई मतलब नहीं, बस उसे दूसरे की देखा देखी इन वस्तुओं को खरीदना है और उससे दूसरों के सामने खुद को प्रतिष्ठित बनाना है। और इस चक्कर में वह कीमती म्यूज़िक सिस्टम खरीदता है। ये सब तो ठीक है चलिए, लेकिन अगर इसके कंप्यूटर काम के लिए तो लोग खरीदते हैं भाई, जिनको काम है कंप्यूटर का वो खरीदते हैं, तो बात ठीक है। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए कंप्यूटर का काम नहीं भी है लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर खरीदते हैं केवल दिखावे के लिए कि हाँ भाई हमारे घर में भी कंप्यूटर है, हमारे पास भी महंगी घड़ी है, हमारे पास भी महंगी कार है। इस तरह क्या होता है कि विक्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है और वास्तव में जिन लोगों के पास इन वस्तुओं को होना चाहिए कभी कभी वो इनसे वंचित रह जाते हैं। यदि यहाँ तक तो सब ठीक है, लोग सामाजिक समारोह में भी अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। धार्मिक संस्कार जो उसके जीवन से जुड़े हुए हैं, जिसमें वो कम खर्च करके भी अपना काम चला सकता है, लेकिन खुद को विशिष्ट दिखाने के लिए 5 स्टार होटल्स में वो खाने की व्यवस्था करता है। अगर बीमार पड़ गया तो जिस बीमारी का इलाज कम पैसे में अन्य जगह हो सकता है, लेकिन वो अपने को बड़ा और प्रतिष्ठित दिखाने के लिए 5 सितारा अस्पतालों में जाता है। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त उसे यह अनुभव होता है कि उसकी इस बात की चर्चा अन्य लोग करेंगे और इसी चर्चा के सुकून के कारण वह ऐसा करता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल भी अब तो खुल गए हैं और आने वाले समय में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खुल जाएंगी। अभी तक भारत में एक स्थिति नहीं आई है जो दूसरे देशों में प्रचलित है, जैसे अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में एक प्रथा यह भी वहाँ पर प्रचलित है कि लोग अपने मरने से पूर्व अपने अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था कर देते हैं। वहाँ पर लोगों को कहाँ अपने मरने के बाद किस स्थान पर अपना अंतिम संस्कार कराना है, वो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी व्यवस्था कर देते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में भी यह परंपरा विकसित हो जाए। उसके साथ साथ वहाँ पर यह भी व्यवस्था है कि लोग अपनी इच्छा अनुसार अपनी कब्र के आसपास का माहौल कैसा होगा, वो आसपास वहाँ पर अगर हरी हरी घास होगी, अगर मनचाहे फूल होंगे, हाँ फव्वारे होंगे और अगर धीमी गति से बजने वाला संगीत होगा, तो इन सब व्यवस्थाओं को प्रदान करने के लिए एक धनराशि मनुष्य अपने जीवन काल में ही जमा कर देता है और मरने के बाद उसकी इच्छा अनुसार उसका अंतिम संस्कार और उस स्थान पर जहाँ उसकी कब्र है वहाँ पर व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। भारत में भी हो सकता है कि यह परंपरा विकसित हो जाए। बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे बाज़ार में उपलब्ध वस्तुओं की और उन वस्तुओं के खरीदारों की, उनके उपभोग करने वालों की और
साथ ही उस मानसिकता की जो प्रदर्शन से युक्त है, दिखावे की भावना से परिपूर्ण है। हम दूसरे देशों की परंपराओं से भी और दिखावे की संस्कृति से प्रभावित हो गए हैं। इसी चक्कर में एक स्थिति यह निकल कर आती है कि जो प्रतिष्ठा है उसके अनेकों रूप हैं जिन्हें मनुष्य अपनाता है, चाहे वो उसके लिए लाभदायक हो या वो हास्यास्पद हो जाए। हास्यास्पद शब्द का मतलब है हंसी का पात्र होना, चाहे वो हंसी का विषय बन जाए, उस व्यक्ति को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह केवल अपने को विशिष्ट दिखाना चाहता है। यह एक इन वस्तुओं के भोग के माध्यम से और उनसे उत्पन्न होने वाले सुख से संबंधित झलक लेखक ने हम पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की, और यही उपभोक्तावादी समाज है। यह समाज विशिष्ट जनों का समाज माना जाता है, लेकिन इस समाज में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन प्रतिष्ठित लोगों के समान अपने जीवन को भी बनाना चाहते हैं और उनकी ओर वो लालच भरी नज़रों से देखते हैं, और उनकी दृष्टि में एक अलग ही विचार जो बनता है, जो जिसे विज्ञापन की भाषा में अगर कहा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि राइट चॉइस बेबी, यही है राइट चॉइस। यदि जो विज्ञापन के माध्यम से हम बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं, फिर हमें जो अच्छी लगती है हम उसको खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद उसका उपभोग करते हैं, और फिर हमें जो सुख मिलता है यही राइट चॉइस है। राइट चॉइस मीन्स सही सोच है। और दूसरी तरफ अगर हम इस जीवन शैली के दूसरे पहलू की तरफ ध्यान दें, उसके गंभीर पक्ष की ओर विचार करें, तो हमारा विचार उस दिशा में जाता है कि आखिर इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विचार भारत में क्यों पनप रहा है, क्यों बढ़ रहा है। बच्चों, इस सोच का विकास कोई बहुत जल्दी ही उद्भूत नहीं हुआ है। यह उस समय से हमारे समाज में घर कर गई थी जब सामंती लोग भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे और सामंती संस्कृति भारत की जड़ों में घुल मिल गई। भारतीय संस्कृति के साथ जब सामंती लोगों की संस्कृति भी अर्थात अंग्रेज़ों की संस्कृति भी भारत में मिल गई, उसी के साथ ही यह उपभोक्तावाद का विचार भी लोगों के जेहन में घर कर गया। आज स्थितियां बदल गई, भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन फिर भी लोगों के मन में जो ब्रांडेड वस्तुओं को खरीदने का, उनको संग्रह करने का और स्वयं को विशिष्ट बनाने का जो भाव है, उसमें बदलाव नहीं आया है। अब इस सोच से, इस संस्कृति से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस विषय में लेखक ने आगे के गद्यांश में बताने का प्रयास किया है। बच्चों, हमारी सांस्कृतिक पहचान
हमारी भारतीय संस्कृति, जिसे विश्व गुरु का दर्जा भी दिया जाता था, जो सभी संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ और शिरोमणि मानी जाती थी, इस संस्कृति के कारण हमारी उन बहुत सी परंपराओं का, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उनका अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन अर्थात ह्रास हुआ है, उनको नुकसान पहुंचा है। जो हमारी आस्थाएं थी, आस्था का विश्वास, जो हमारा जीवन के प्रति विश्वास था, जीवन का जो उद्देश्य था, हमारे संस्कृति में जीवन का उद्देश्य था सादा जीवन, उच्च विचार, स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो, परोपकार, प्रेम आदि जो भावनाएं थी, इन सभी का भी क्षरण हुआ है, अर्थात इनमें भी कमी आई है। सच्चाई तो यह है, और यह बहुत ही कड़वी है, कि हम बौद्धिक दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं। हम जो इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के पीछे बिना सोचे समझे अंधी दौड़ में सम्मिलित होते जा रहे हैं, इस कारण हमने जो अंग्रेज़ों की बौद्धिक दास्ता है, भले ही हम शरीर से स्वयं को स्वतंत्र महसूस कर ले कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी उनके बौद्धिक गुलाम हैं, और हमने यह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जिस जीवन पद्धति को उन्होंने अपनाया, हम भी उसी को अपनाते जा रहे हैं, उसको बढ़ावा देते जा रहे हैं। और पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, मतलब उन जो पश्चिमी संस्कृतियां हैं, हम उनको निरंतर अपने जीवन में उपभोग करते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति क्या है? हमारे भारत में जो संस्कृति है, वहाँ पर उस संस्कृति में अनुकरण की संस्कृति है, और ये नई संस्कृति बन गई। हमने जो अंग्रेज़ों के पीछे चलना शुरू किया, यानी जो भी हमारे यहाँ आया, चाहे वो मुस्लिम आए हों, अन्य व्यापारी आए हों, उसके बाद अंग्रेज़ आए, जो भी आए, हमने सबकी हमने संस्कृति को हम स्वीकार करते चले गए, और हम उसके पीछे चलते चले गए। हमारी जो मूल संस्कृति है, उसको हमने पीछे छोड़ दिया, और इस चक्कर में हम आधुनिकता के जो झूठे प्रतिमान हैं, जो आधुनिकता यानी आधुनिक बनने के जो झूठे स्तर हैं, जो साक्ष्य हैं, हम उनको अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की इस दौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा अर्थात दौड़, प्रतियोगिता में, जो हम उसे खो करके हमारी जो मूल संस्कृति है, हम उसे खो रहे हैं, और हम इस छद्म आधुनिकता, यानी छद्म मीन्स छली हुई झूठी आधुनिकता की गिरफ्त में हम जकड़ते जा रहे हैं। जो आधुनिकता वास्तविकता से दूर है, हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आया है, हम वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं, हम वास्तविकता से अपरिचित हैं, लेकिन केवल दिखावे की भावना से अभिभूत होकर हम इस उपभोक्तावादी संस्कृति का अनुकरण और अनुसरण करते जा रहे हैं। संस्कृति के कुछ नियंत्रक तत्व होते हैं, कुछ शक्तियाँ होती हैं, जिनके द्वारा संस्कृति की रक्षा होती है। इससे लोगों को समाज का भय होता है, परिवार का भय होता है। लेकिन जब ये धर्म का भय होता है, लेकिन जब ये संस्कृतियाँ ह्रास की श्रेणी में चली जाती हैं, जब ये क्षीण होने लगती हैं, तब मनुष्य अपने उद्देश्य से दिशा भ्रमित हो जाता है। अच्छा, अब
ठीक यही स्थिति हमारे समाज की भी है। हमारा भारतीय समाज भी अब जो भारत की मूल संस्कृति उसका शरण हो गया है, वो बहुत ही उसका अस्तित्व कम हो रहा है। ऐसे में जो नई संस्कृति समाज में विकसित होती जा रही है, इससे जो भारतीय समाज है वो अन्य लोगों के द्वारा निर्देशित होता जा रहा है, यानी उसके नियंत्रण करने की लगाम किसी और के पास है, और वो है विज्ञापनों के पास। ये विज्ञापन और प्रचार प्रसार के जो माध्यम है, ये हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं, और इन विज्ञापनों में एक अद्भुत शक्ति है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। सम्मोहन की शक्ति भी जिसे हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वशीकरण करने की संस्कृति भी इन विज्ञापनों में है, अर्थात लोगों को अपने वश में करने की संस्कृति, अपने वश में करने की क्षमता, जिससे लोग उस वस्तु की जो चमक दमक है उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। जो दिखावे की संस्कृति है उस संस्कृति से बाहर नहीं निकल पाते हैं और उसके पीछे दौड़ते चले जाते हैं। अगर हम इस दिशा में सोच विचार करें, विश्लेषण करें कि इस संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हमारे समाज में चल रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, यदि आगे आने वाले समय में हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे भारतीय समाज का क्या स्वरूप होगा, तो यह विचार हमारे जीवन में आते ही गंभीर चिंता उत्पन्न हो जाती है। लेखक भी इसी विषय से अत्यंत चिंतित है कि हमारे भारत जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर जो अभिजात वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या कम है, मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग की संख्या अधिक है। लोगों के पास सीमित संसाधन हैं। इस स्थिति में जो सीमित संसाधन हैं उनका अपव्यय होता है। जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, इसके कारण लोगों के सीमित संसाधन अर्थात धन का दुरुपयोग होता है, अपव्यय होता है। ये जीवन की गुणवत्ता जो है, जीवन का मूल उद्देश्य है, उसे जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं लेकिन वो जो हमारे जीवन को बड़ा प्रभावित करती है। एक छोटा सा उदाहरण है आलू के चिप्स, जिसे बच्चे और बड़े हों चाहे बूढ़े कोई भी हो, बड़े शौक़ से और बड़े चाव से खाते हैं। तो हम उसको बहुत ही कम पैसों में अगर हम उसी घर पर तैयार करें तो तैयार कर सकते हैं, हमारा धन भी बचेगा, लेकिन हम खुद को विशिष्ट नहीं दिखा पाएंगे। तो लेकिन क्या हमने सोचा है कि इन वस्तुओं के उपभोग से क्या हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है, जो जीवन का मूल उद्देश्य है, क्या वो संवर जाएगा, क्या वो सुधर जाएगा? और न ही जो बहुविज्ञापित तुम्हारे शीतल पेय हैं अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिनका बहुत ही प्रचार प्रसार किया जाता है, क्योंकि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से हैं। अगर खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो पिज़्ज़ा और बर्गर का उदाहरण है। लोग इनकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। जो हमारा भारतीय संस्कृति का भोजन है वो आज मानो पीछे ही छूटता चला जा रहा है। समाज के हर वर्ग के लोग, बच्चे तो बच्चे,
प्रौढ़ और वृद्ध भी इसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? क्या वास्तव में हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है जिनसे हमारा शरीर सुदृढ़ होगा, क्या बच्चों का विकास हो सकेगा, क्या ये सब लाभदायक हैं? हमारे पास इन सब सवालों के उत्तर खोजने और ढूंढने का समय ही नहीं है। हम तो केवल इन वस्तुओं के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि यह लोगों को ये लगता है कि ये सब हमारी प्रतिष्ठा का विषय है, यह सब हमारी प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक अंग बनते जा रहे हैं। लेकिन हमें इनकी दुष्परिणामों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से सरोकार करना होगा। हमें इस दिशा में विचार करना होगा, क्योंकि यह जो जीवन स्तर हमारा बन रहा है समाज में, इससे क्या हो रहा है? समाज के लोगों में दो वर्ग हैं, एक अभिजात वर्ग, दूसरा मध्यम और सामान्य वर्ग। इन दोनों वर्गों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं, क्योंकि अभिजात वर्ग जो है वो साधन संपन्न है, उसके पास धन की अधिकता है, वो तो इन वस्तुओं का उपभोग करेगा, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के गरीब तबके के लोग हैं, अगर वो भी उनकी देखा देखी ऐसा करते हैं तो यह उनके लिए अत्यंत ही हानिकारक और घातक होगा, क्योंकि उनके आय के स्रोत भी बहुत कम हैं। तो इस तरह इससे क्या होगा कि लोगों के मन में आक्रोश और अशांति बढ़ती जा रही है। जो आज हमें लोगों के जीवन में अशांति, गुस्सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस उपभोक्तावादी और दिखावे की संस्कृति ही है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति और अधिक बढ़ेगी, फैलेगी, पनपेगी, हमारी सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, समाज में हिंसा उत्पन्न होगी, वैमनस्य उत्पन्न होगा, और इस स्थिति में हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है, अस्मिता मीन्स पहचान, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान जिसे विश्व गुरु का दर्जा दिया गया था, वह उसका ह्रास तो हो ही रहा है। ह्रास मीन्स वह नष्ट तो हो ही रही है। साथ ही साथ जो हमारा उस संस्कृति के आधार पर जीवन दर्शन था, स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही थी, वेदों की ओर लौटो, कि मनुष्य का जीवन क्या था, कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य अपने जीवन को जिए, और जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो परमानंद है, उस परमानंद को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत हो। इस सुदर्शन से वो कोसों दूर चला जाएगा। विकास का जो विराट उद्देश्य है, विकास का उद्देश्य है कि सभी का विकास हो, हम उससे पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई चलती चली आ रही है, औपनिवेशिक काल से निरंतर चलती आ रही है, वो बराबर बढ़ती जा रही है। वो त्रिजुटा जो बराबर वो बढ़ती जा रही है, उसको वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस तरह अब हम अपने लक्ष्य से भी भ्रमित हो गए हैं।
हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? झूठी शान शौकत, झूठी संतुष्टि, और हम झूठी संतुष्टि के लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारी जो मर्यादाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो भी टूट रही हैं। यह हमारी जो नैतिक मानदंड है, जो हमारी नैतिकता की भावनाएं हैं, वो भी कमज़ोर पड़ रही हैं। व्यक्ति में जो हमारी संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव था, ये भाव पीछे छूट रहा है। अब व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया है, स्वार्थी हो गया है, और इस स्थिति में व्यक्ति में के चरित्र में स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो गया है, अर्थात स्वार्थ का वर्चस्व बढ़ गया है। परोपकार और परमार्थ का भाव निरंतर कम होता जा रहा है। उसके मन में भोग उपभोग की इच्छाएं मानो आसमान को छूने वाली हों, जो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। चिंता का विषय यहाँ पर यह आता है कि आखिर कौन सा वो स्तर होगा, कौन सा वो आयाम होगा, कौन सी वो सीमा रेखा होगी जहाँ पर यह दौड़ आकर के रुकेगी, अर्थात भोग विलास में लिप्त होने का जो भाव है, यह किस स्तर पर आकर रुकेगा। बच्चों, गांधी जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। गांधी जी का जो जीवन दर्शन था, उनका जीवन दर्शन यह था, सादा जीवन उच्च विचार। जब हम इस संस्कृति का अनुकरण और अनुसरण कर रहे हैं, तो गांधी जी का यह दर्शन तो कोसों दूर पीछे छूट गया है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि गांधी जी यह समझाना चाहते हैं कि जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता है, सांस्कृतिक विचार हैं, हम उनके दरवाजे खिड़की खुले रखें, अर्थात हम लोगों के लिए तो खुले रखें, हम दूसरी संस्कृतियों से भी अच्छी बातों को ग्रहण करें। यानी जो रूढ़िवादिता है, जो अन्य बुरी परंपराएं थी, हम उनको दूर करें, उन्हें मिटाएं, लेकिन जो अन्य संस्कृतियों में अच्छी बातें हैं, हम उनको ग्रहण करें। लेकिन यह न भूलें कि हमारी सांस्कृतिक बुनियाद क्या है। जो हमारी संस्कृति के अच्छे और दृढ़ तत्व हैं, हम उन्हें न भूलें, हम उनका अनुकरण बराबर करते रहें, तभी हमारी सांस्कृतिक अस्मिता विश्व में बरकरार रहेगी, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का परचम लहराएगा। अगर हम अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरों की संस्कृति को अपनाते रहेंगे, उसके पीछे दौड़ते रहेंगे, तो हमारे संस्कृति का अस्तित्व एक दिन समाप्त हो जाएगा, हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी, जो एक बहुत ही गहन चिंता का विषय है। उपभोक्ता संस्कृति जो हमारी सामाजिक नींव है, जो हमारी सामाजिक आधारशिला है, उसको हिला रही है, उसको कमज़ोर कर रही है। हमारे समाज में सर्वधर्म समभाव, सभी का उत्थान, सभी के विकास की जो बात की गई थी, यह इस उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हिल गई है। यह हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा और भविष्य में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आएगी।
बच्चों, लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम किस तरह अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए रखें, हम किस तरह अपनी पहचान को बनाकर रखें। संदेश के रूप में गांधी जी के विचार का उल्लेख करते हुए लेखक ने हमें यह स्मरण कराया है कि जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपनी अस्मिता, अपनी सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विचारधाराओं को जो विश्व में प्रसारित किया, उसका प्रचार किया। आज हमें उसको भूल रहे हैं। हमें यह कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। अगर हमारी पहचान ही हमसे छिन गई तो हम अस्तित्वहीन हो जाएंगे। और हम पर अगर शारीरिक रूप से कोई शासन नहीं कर सकता तो यह निश्चित है कि हम मानसिक गुलामी से कभी भी छूट नहीं पाएंगे, अर्थात वर्षों तक हम मानसिक गुलामी में जीते रहेंगे और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बलिदान कर देंगे। बच्चों, यह मैंने आपको श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पाठ में वर्णित जो विषय वस्तु थी उससे परिचित कराया। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।